हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड। कैसे हैं दोस्तों? आप लोग सभी अच्छे ही होंगे। आइए हम लोग हिंदी पढ़ते हैं। आज हिंदी में वही पढ़ेंगे जो महत्वपूर्ण टॉपिक है। महत्वपूर्ण टॉपिक कुछ ऐसा महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछेंगे जो परीक्षाओं में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि भारत में कुल मिलाकर लगभग कितनी बोलियां बोली जाती है। तो भारत में कुल मिलाकर लगभग 650 बोलियां बोली जाती हैं, जबकि हिंदी भाषा में 18 बोलियां बोली जाती हैं। दोनों में अंतर है। अगर पूरे भारत की बात करें तो भारत में लगभग में आएगा 650 बोलियां, जबकि केवल हिंदी भाषा में पूछे। हिंदी भाषा एक अलग केवल इतना सीमित हो गया। इस हिंदी भाषा में 18 बोलियां हैं। भारत के संविधान में हिंदी को राष्ट्रभाषा स्वीकार किया गया है। भारत का जो संविधान है उसमें हिंदी को राष्ट्रभाषा स्वीकार किया गया है। इसीलिए इसको हम कहने को कहते हैं कि ये हमारी राष्ट्रभाषा है। लेकिन संविधान के अनुसार हिंदी को राष्ट्रभाषा स्वीकार किया गया है। ध्वनि चिन्हों को लिपि कहते हैं। अभी इसको हम समझाएंगे कि ध्वनि चिन्हों को लिपि कैसे कहते हैं, कौन सी ध्वनि चिन्ह होती है। हिंदी की लिपि देवनागरिक लिपि है। जो हमारी हिंदी की लिपि है, जो कहते हैं कि हमारे हिंदी की कौन सी लिपि है, तो देवनागरी लिपि है। तथा इस लिपि के अंतर्गत हिंदी हमारी कागजी राष्ट्रभाषा, कागजी जो हमें लिखने पढ़ने की भाषा जो कही जाती है, या ऑफिस में जो कार्य करने के कार्यालय में होती है, वो कागजी राष्ट्रभाषा है। जो हिंदी की लिपि देवनागरी लिपि, इस लिपि के अंतर्गत हिंदी को हमारे कागजी राष्ट्रभाषा कहते हैं। अब ध्वनि चिन्हों को लिपि कहते हैं तो कौन सी ध्वनि है। जैसे कि ध्वनि चिन्हों मुख्य क्या है कि उस ध्वनि का चिन्ह, वो कौन से ध्वनि चिन्ह है जिसको हम लिपि कहते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि जैसे हम इसको कहते हैं अ बनाने के लिए हमें कैसे कैसे चिन्ह का प्रयोग किया गया। यहाँ से घूमते हुए एक तरह से देखा जाए तीन बना, तो वो भी एक तीन भी कहते हैं, तो वो भी एक चिन्ह है। फिर इसको खींच कर यहाँ तक है तो इसको अ कह दिए। इसको अगर ये अ है, इस पर एक और पाई खींच दिए आ हो गया। तो एक और इस पर चिन्ह बढ़ा तो आ हो गया। क बनाने के लिए इसको जो हम क कहते हैं, तो क के लिए क्या करना, पाई खींचे, क बनाए, इस तरह गोला, ये भी एक तरह से चिन्ह बनाए हैं। इस डिजाइन का चिन्ह है, इसको क कहते हैं। इसको मान लीजिए कि इस तरह का चिन्ह जो बना है, इसको ग कहते हैं। तो यही जो चिन्ह है, इसी को, इसी ध्वनि चिन्हों को, जो ध्वनि के चिन्ह है, इसी को हम लिपि कहते हैं। आपको कितनी बात समझ में आई? अब आगे देखते हैं, आगे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए, स्वर के बदलते हुए रूप को मात्रा कहते हैं। अब कहेंगे कि स्वर के कौन से बदलते हुए, जैसे कि हम देखते हैं कि जैसे अ हो गया, आ हो गया, छोटी ई हो गई, बड़ी ऊ, ऐसे ही। अब इसका चिन्ह क्या है, अ हो गया, इसका चिन्ह ये पाई हो गई, इसकी चिन्ह ऐसे हो गया, इसका ये जो चिन्ह है बदलते हुए रूप, यहाँ से अगर ये बदला, फिर इसके बाद ये बदला, अगर बदलते हुए जो रूप हैं, इसी को मात्रा कहते हैं। अब देखिए, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है, 11 है। जो हमारी हिंदी वर्णमाला है उसमें स्वरों की संख्या 11। हिंदी भाषा की वर्णमाला में 52 वर्ण है, पूरे 52 वर्ण है। वर्ण, उस वर्ण में से अगर स्वरों की संख्या निकाल दी जाए तो हमारा 41, व्यंजनों की संख्या क्या है, 41। जो ये पूरे 52 वर्ण में से जो वर्ण मिले हैं, ये स्वर और व्यंजन के योग से बने हैं। जैसे कि स्वरों की संख्या हमारा हो गया 11, व्यंजनों की संख्या 41, दोनों अगर जोड़ा जाए तो 52। ये टोटल वर्ण है हिंदी वर्ण, ये दोनों टोटल 52 है। अगर इसमें स्वरों की संख्या 11 है तो शेष हमारा व्यंजनों की संख्या होगा। अगर ये दोनों में से कोई एक पता है, अगर हमें वर्ण पूरे पता है, तो उसमें से एक घटा के पता किया जाएगा। व्यंजन दो तरह से लिखे जाते हैं, एक खड़ी पाई के साथ, एक बिना खड़ी पाई के साथ। जैसे कि हम समझाते हैं कि ये खड़ी पाई और बिना खड़ी पाई क्या होता है। जैसे बिना खड़ी पाई के साथ 7 होते हैं, जैसे कि हम छ, ट, ड, ढ़, द और र, ये 7 होते हैं। बिना खड़ी पाई के साथ कितने हमारे व्यंजन हैं, या कितने प्रकार के व्यंजन लेंगे, तो 7 होते हैं, और 7 यही हैं। शेष बचा हमारा खड़ी पाई के साथ हो गया। जैसे कि खड़ी पाई क्या होता है, जैसे कि अगर हमारा क लिखना है, क्योंकि इसमें क नहीं है, तो ये क लिखने के लिए ये पूरी की पूरी खड़ी पाई होगी। ये जो इसमें
छोटा है इसको खड़ी पाई नहीं कहेंगे, जो पूरा खड़ी पाई है उससे कोई संबंध। अब ख लिखना है तो ये अगर घुमा है लेकिन ये पूरी खड़ी पाई है। अगर ग लिखना है तब भी ये पूरी खड़ी पाई है, एक पाई है। अगर अंगा नहीं लिखा है, च लिखना है तब भी ये पूरी खड़ी पाई है। छ लिखेंगे नहीं, छ नहीं है। ज लिखेंगे तो ये ज लिखेंगे तभी ये पूरी खड़ी पाई, तो यही है तो खड़ी पाई। अब बिना खड़ी पाई के 7 है, अगर पूरे में से निकाल दिया जाए तो इसमें से केवल हमारा खड़ी पाई का बचेगा, ये 7 को हटा देंगे। यही होता है खड़ी पाई और बिना खड़ी पाई, यानी व्यंजन दो तरह से लिखे जाते हैं, खड़ी पाई के साथ और बिना खड़ी पाई के साथ। ये जो हमारा चिन्ह है ये कभी कभी परीक्षाओं में पूछ जाता है कि किस चीज़ का चिन्ह होता है, इसको रेप कहते हैं। जैसे हमारा कोई शब्द लिखा है, जैसे कर्क लिखा है, कर्क में ये जो इसको लगाएंगे तभी कर्क होगा, तो इसी को रेप कहते हैं। ये जो इतना हमारा ये मात्रा लगी है, जो चिन्ह ये है, इसी को हम रेप कहते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब देखिए प्लुत। प्लुत क्या होता है, सुने होंगे कि कुछ प्लुत होता है। तो प्लुत त्रिमात्रिक होता है, यानी 3 मात्राओं का जिसमें समय लगता है। जैसे कि चिल्लाने की आवाज, जैसे चिल्लाने की आवाज, रोने की आवाज, जैसे चिल्लाने की आवाज, रोने की आवाज। जैसे किसी को हम बुलाने की आवाज है, रे मोहना, या चिल्लाने की आवाज, या किसी को पुकारने की आवाज। तो ये जो कहने में चिल्लाने में होता है, ये त्रिमात्रिक 3 मात्राओं का समय होता है, इसी को हम प्लुत कहते हैं। अब देखते हैं शब्दों को। शब्द के 2 भेद होते हैं, जैसे कि एक सार्थक होता है, एक निरर्थक होता है। अब कहेंगे कि सार्थक और निरर्थक कौन शब्द है। सार्थक होता है जैसे कि घर, नगर, मैं। घर को पता है कि नहीं, घर होता है इसमें रहने के लिए, नगर होती है जहाँ पूरी जनसंख्या होती है, मैं, पर्सनली, आप, विश्वविद्यालय, ये सार्थक शब्द है। अब निरर्थक में देखिए धम, किसी की आवाज क्या होता है तो ये होता है कि धम की आवाज है, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है। फटाफट, फट, टन, चटाचट, ये निरर्थक शब्द है। इस तरह के जितने आएंगे निरर्थक शब्द हैं, इसका कोई अगर अर्थ या किसी उपयोग में किया तो नहीं है। जैसे आप है, विश्वविद्यालय का है, घर का है, ये तो सार्थक है, लेकिन ये निरर्थक है। इसीलिए शब्द के 2 भेद होते हैं, सार्थक और निरर्थक। कुछ सार्थक शब्दों के साथ निरर्थक आते हैं, जैसे रोटी, ओटी। रोटी तो सार्थक है लेकिन ओटी निरर्थक है। ठीक ठाक, ठीक सार्थक है लेकिन ये निरर्थक है। इसी तरह के बहुत सारे आते हैं कि जो सार्थक शब्दों के साथ भी निरर्थक प्रयोग होते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन। शब्दों के साथ मिलकर निरर्थक शब्द भी सार्थक हो जाते हैं। जैसे शब्दों के साथ मिलकर कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसके साथ मिलकर निरर्थक शब्द भी सार्थक हो जाते हैं। जैसे देखते हैं घड़ी टिक टिक कर रही है, टिक टिक निरर्थक शब्द है, लेकिन घड़ी के साथ पूरे अगर इस शब्दों के साथ प्रयोग किया जाए पूरे, तो घड़ी टिक टिक कर रही है, तो ये सार्थक भी निरर्थक भी सार्थक हो जाते हैं इसके साथ। ठीक है, फिर हम अगला देखते हैं।